हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है कांट, बी है प्लेटो, सी है रूसो और डी है अरस्तु। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है रूसो। दूसरा प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है महात्मा गांधी और डी है मारिया मोंटेसरी। तो दूसरे का ऑप्शन डी सही उत्तर है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। प्रश्न के तीसरा है, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन है। ऑप्शन ए है जॉन डीवी का, बी है प्लेटो का, सी है कांट का और डी है अरस्तु का। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है जॉन डीवी का। प्रश्न के 4 है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रजा संस्कार होता था। ऑप्शन ए है गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बी है बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, सी है मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में और डी है वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में। प्रश्न के 5 है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। ऑप्शन ए है इतिहास में, बी है भूगर्भ शास्त्र में, सी है नीति शास्त्र में और डी है अर्थशास्त्र में। तो पांचवे का ऑप्शन सी सही उत्तर है नीति शास्त्र में। नीति शास्त्र में ही बस अपराध के बारे में नहीं दिया जाता था शिक्षा, बाकी सब में इतिहास, भूगर्भ शास्त्र और अर्थशास्त्र में दिया जाता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न के 6, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए है 1937 में, बी है 1986 में, सी है 1938 में और डी है 1940 में। तो छठवें का ऑप्शन ए सही उत्तर है 1937 में। प्रश्न के 7 है, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ऑप्शन ए है मकतब, बी है मदरसे, सी है दरगाहें और डी है खानकाहें। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है मदरसे। आज भी मदरसों में उच्च शिक्षा की शिक्षा दी जाती है और मकतब में छोटे बच्चे पढ़ते हैं। प्रश्न के 8 है, बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी। ऑप्शन ए है फ्रॉवेल की, बी है रूसो की, सी है गीजूभाई बधेका की और डी है जॉन डीवी की। तो आठवें का ऑप्शन सी सही उत्तर है गीजूभाई बधेका की। प्रश्न के 9 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न के 10 है, युग धर्म कहा जाता है। ऑप्शन ए है परिवर्तनमान मूल्यों का, बी है शाश्वत मूल्यों को और सी है ए एवं बी दोनों। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है ए एवं बी दोनों। प्रश्न के 11 है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है गीजूभाई बधेका, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है महात्मा गांधी और डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर है गीजूभाई बधेका। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुआ है, दीवा स्वप्न के लेखक। प्रश्न के 12 है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। ऑप्शन ए हिंदी, बी है उर्दू, सी है अंग्रेजी और डी है फारसी। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है हिंदी। प्रश्न के 13 है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। ऑप्शन ए है पत्राचार शिक्षा, बी है दूरस्थ शिक्षा, सी है स्वतंत्र अध्ययन और डी है उपयुक्त सभी। तो 13वें का ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न के 14 है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था। ऑप्शन ए है जॉन डीवी ने और बी है एडम स्मिथ, सी है फ्रॉवेल और डी है सुकरात। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है, इनका जो मानना था कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें आते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी, और बाकी इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए में जॉन डीवी है। जॉन डीवी का कहना था कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक भी आता है, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 15 है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है कहा था, ये किसने कहा था। ऑप्शन ए है अब्राहम लिंकन ने, बी है सीले ने और सी है वायड बोर्ड ने और डी है महात्मा गांधी ने। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने, ये बहुत फेमस कोट है, ये केवल डीएलएड में नहीं है, कई एग्जामों में आपको ये पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत सारे में ये पूछता है कि ये किसने कहा था। तो ये अब्राहम लिंकन ने, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। 15 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 अति लघुत्तरी और 10 लघुत्तरी। तो लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो रहा है 16वां से। पहला प्रश्न है अति लघुत्तरी का, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ शाब्दिक अर्थ बताना है, उपनयन क्या है इससे मतलब नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ है। जो पूछता है अति लघुत्तरी में बिल्कुल वही आंसर देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है नैकट्य प्रदान करना, अर्थात इसके द्वारा वेदाध्ययन का इच्छुक व्यक्ति वेद शास्त्रों में पारंगत गुरु आचार्य की शरण में जाकर एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से वेदाध्ययन की दीक्षा प्राप्त करता था। दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 17,
जल संचयन की उपयोगिता बताइए। उत्तर जल संचयन की उपयोग, हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह वर्षा जल एकत्र करके और बाहरी बाढ़ को रोकने के लिए तूफानी जल के प्रवाह को कम करके मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरों को कम करता है। बाकी अपने मन से भी आप इसमें लिख सकते हैं जल संचयन के उपयोग। प्रश्न संख्या 18 है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं। उत्तर हो जाएगा इसका, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए निम्नलिखित बिंदु आवश्यक हैं। पहला है शिक्षार्थियों को किताबें और वर्दी प्रदान करना। वर्दी का अर्थ है मतलब ड्रेस में बच्चों को रखना जिससे उसमें समानता लगे कि बच्चे एक जैसे हैं, उनमें गरीबी अमीरी का फर्क न पता लगे क्योंकि बच्चे एक जैसे कपड़े पहने। और दूसरा है उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षार्थियों को संसाधन उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 19 है, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं। यानी जो बच्चे छोटे पे जो पढ़ने की उम्र में काम करने लगते हैं उनके कारण बताने हैं। तो इसका उत्तर होगा बाल मजदूरी अथवा बाल श्रमिक बनने का सबसे बड़ा कारण गरीबी है तथा वयस्कों तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसर की कमी। यानी गरीबी के कारण बच्चे श्रमिक बन जाते हैं। बाकी जो उनके वयस्क, उनके घर में जो उनसे बड़े जो हैं उनको अवसर अच्छा नहीं मिल पाता है। किशोर और वयस्क हैं जिससे उनके परिवार का भरण पोषण पूरा नहीं हो पाता है, पैसे की कमी होती है जिससे भी बालक श्रमिक बन जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, फ्रॉवेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। उत्तर फ्रॉवेल पहला शिक्षा शास्त्री जिसकी शिक्षण पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही गई थी। फ्रॉवेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है। यानी इसका अर्थ है कि बच्चे को खेल द्वारा सिखाने की बात फ्रॉवेल ने कहा था। इसके अलावा जो किंडरगार्टन पद्धति है वो फ्रॉवेल ने ही दिया था। यह भी प्रश्न पूछता है। प्रश्न संख्या 21 है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। उत्तर प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और अकादमी था जिसे दर्शन विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, प्रयोजनवाद के किन्हीं 2 गुण एवं दोषों का उल्लेख करिए। उत्तर प्रयोजनवाद के 2 गुण एवं दोष निम्नलिखित हैं। पहले हम लोग गुण को पढ़ेंगे। तो गुण में पहला है प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया था जिससे शिक्षा में विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता था। और दूसरा है प्रयोजनवाद ने विद्यालय को नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया था। प्रयोजनवाद का अर्थ इसके शब्द से ही अर्थ का पता लग रहा है। प्रयोजन यानी करके सीखने पर बल दिया था प्रयोजनवाद ने, ये गुण पहला हो जाएगा। दूसरा कि उसमें परिवर्तन आया विद्यालय के स्वरूप में। दोष इसके 2 हो जाएंगे। पहला है दोष, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारित एवं निहित उद्देश्य नहीं है। और दूसरा है प्रयोजनवाद में सांस्कृतिक आदर्शों की भी अवहेलना की गई है तथा समुचित महत्व नहीं दिया गया है। ये 2 इसके दोष हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 23 है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 मुख्य भूमिका बताइए। उत्तर पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका निम्नलिखित है। पहला है विद्यालय में विद्यार्थियों को समय समय पर संतुलित भोजन, स्वच्छता एवं प्राकृतिक वातावरण के महत्व व उपयोग के बारे में बताना चाहिए। और दूसरा है विद्यालय पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा का साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। ये इसके 2 मुख्य भूमिका हो जाएगा। विद्यालय से ही बच्चा सीखता है कि पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए जिससे हमको शुद्ध भोजन, पानी और हवा मिल पाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया। उत्तर बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। इसे नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, आपको मिलेगा आगे जब भी हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। 2016 तक पढ़ेंगे इसको। ये पहला क्लास है जिसमें 2023 का पढ़ रहे हैं, तो आपको ये प्रश्न कई बार मिलेगा। बाकी महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रारंभिक स्तर पे बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में ही दिया जाए। प्रश्न संख्या 25 है, राज्य से क्या अभिप्राय है। उत्तर राज्य से आशय ऐसे राजनीतिक संगठन से है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में आता है। प्रश्न संख्या 26 है, मल्टीमीडिया क्या है। उत्तर मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है, जहां मल्टी का अर्थ होता है बहु अथवा विविध और मीडिया का अर्थ है माध्यम। अर्थात मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों तक पहुंचाया जाता है। ये आपको मल्टीमीडिया 3rd सेमेस्टर में मिलेगा। ये 3rd सेमेस्टर में भी दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2nd में भी है, 3rd में भी मिलेगा। प्रश्न क्या 27 है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। उत्तर प्लेटो ने महिला एवं पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू की थी। दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा योजना बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 28 है, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। उत्तर भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के
विभिन्न देशों और संस्थानों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों के बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, लैंगिक समानता का आशय पुरुष एवं महिला के समस्त अधिकार, जिम्मेदारियां और समान शिक्षा आदि सभी समान रूप से होते हैं। इसका अर्थ है, लैंगिक समानता का अर्थ है कि पुरुष और महिलाओं को समान अवसर का मिलना, उनको समान अवसर उपलब्ध कराना शिक्षा से लेकर और हर एक विभाग में, तो उसको लैंगिक समानता कहते हैं। यानी लिंग के आधार पर उनके भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 30 है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा का आशय जन साधारण के जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना है तथा स्वामी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जिसे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। 31 से लेकर 40 तक के प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं, जो कि 10 होते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। उत्तर, शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा इसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए सामाजिकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। इसके बाद है, शिक्षा के महत्व निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला महत्व है, शिक्षा हमें किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। दूसरा है, यह शारीरिक, व्यक्तिक और मानसिक शक्ति के साथ साथ हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाती है। तीसरा है, शिक्षा के माध्यम से हम अपने भविष्य में आने वाली अच्छे या बुरे सभी परिस्थितियों को आसानी से संभाल सकते हैं। यानी शिक्षा का जीवन में तो बहुत सारा महत्व है, आप कोई भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी आप इसमें 2-3 लिख दीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है? उत्तर, हेडिंग लिखेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा यानी RTE, राइट टू एजुकेशन 2009। ये 2009 में दिया गया, जिससे में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। इसमें दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा द्वारा समस्त बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, जिससे उनका मानसिक विकास पूर्ण रूप से विकसित होगा तथा साथ ही साथ उन्हें पोषण के लिए पोषक तत्व भी मिलता रहेगा। इसमें आगे दिया है, जिससे उनका मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? यह उद्देश्य है, यह उद्देश्य नहीं है। उत्तर होगा, फ्रॉवेल की दृष्टि से शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनका शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करना है, उन्हें सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना तथा उनका चारित्रिक विकास करना है और उन्हें पवित्र जीवन जीने की ओर अग्रसर करना आवश्यक है। ये सब फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन विधि दिया था और खेल खेल में बच्चों को सिखाने की बात कही थी। प्रश्न संख्या 34 है, बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। उत्तर, बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपना समस्त विकास करे। बुनियादी शिक्षा को प्रारंभ करने वाले महात्मा गांधी जी थे। इस शिक्षा को नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात कही और महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों का तो शिक्षा हो मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 35 है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व का होता है। किसी भी देश का समाज के निर्माण में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। गुरु या शिक्षक का संबंध केवल विद्यार्थी को शिक्षा देने से ही नहीं होता है, बल्कि वह अपने विद्यार्थी को हर मोड़ पर राह दिखाता है। शिक्षक समाज के विकास का कार्य करता है, अतः किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षक की भूमिका सर्वांगीण होती है। इसका अर्थ है कि जो आने वाले समय में बच्चे ही समाज का निर्माण करेंगे और उनको शिक्षा शिक्षक ही देता है, तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की काफ़ी भूमिका होती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में निम्नलिखित अंतर निम्न है। पहला है, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, यह नियंत्रित एवं क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। दूसरा है, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य समान एवं आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समयानुसार होता है। तीसरा पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन की तैयारी है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक जोर देती है। चौथा अंतर है, औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक, बहुउद्देशीय तथा जीवन से संबद्ध है,
जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित एवं सामाजिक वातावरण हेतु है। प्रश्न संख्या 37 है, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाइए। उत्तर, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने राज्य के हरित क्षेत्र को बढ़ाने, विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करने, क्योंकि उसमें से प्रदूषण नहीं होता है विद्युत वाहनों से, तथा विकेंद्रीकृत कचरा प्रबंधन आदि विभिन्न उपाय किए हैं। पर्यावरण संरक्षण आमतौर पर पेड़ों और हरियाली के संरक्षण को दर्शाता है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के निम्न उपाय हैं, जिसमें पहला है अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, दूसरा है वन्य जीव और वर्षा वन की रक्षा करें, तीसरा है पानी की खपत कम करें, यानी पानी भी बचाएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। उत्तर, समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं, जिससे सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप के आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं समाज में। इसी में आगे दिया है शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंध, ये इतना हेडिंग रहेगा। इसमें पूछा है ना प्रश्न में, शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए, तो इतना आप हेडिंग देके इसमें लिखेंगे। सामाजिक व्यक्तिवाद की स्थापना करने में शिक्षा एक शक्तिशाली और प्रबल साधन है। शिक्षा सामाजिक मानदंडों के साथ ही मूल्यों के प्रति आदर विकसित करती है तथा व्यक्ति में ज्ञान और समझ का विकास करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए। उत्तर, मानवीय मूल्य मनुष्य में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं, जबकि अन्य मूल्यों को सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से मानव में विकसित किया जाता है। समाज या देश में रहने के लिए लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में मानवीय मूल्य अत्यधिक जिम्मेदार हैं। एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बुनियादी मानवीय मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है, जो कि मानव होने के अर्थ के मूल में है। सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, प्रेम, शांति आदि मानव प्रकृति में निहित बुनियादी मूल्यों के उदाहरण हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस नीति के द्वारा भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई दिशा दी थी। इस नीति के कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो कि निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है पर्याप्त छात्रावास सुविधा विशेष रूप से कन्याओं के लिए उपलब्ध कराना। दूसरा है क्रीड़ा, सृजनात्मक कार्यों एवं सांस्कृतिक सुविधाओं का विस्तार। तीसरा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और चौथा है डिग्रियों को नौकरियों से अलग रखना। तो ये 4 इसमें पूछा था विशेषता, और 4 हमने 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 विशेषताएं को बता लिया। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे @Let's Learn Shiksha 1 से जब सर्च करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम मिलेगा, तो वहाँ पे आप वहाँ जुड़ के और PDF ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।